बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट है जिसमें दो ऑपरेशंस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हों। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डिफाइंड होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वी सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो इनका जो एडिशन है वो भी इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, मस्ट। इसको क्लोजर लॉ कहते हैं, एडिशन का क्लोजर लॉ। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है कि फील्ड का कोई एलिमेंट है स्केलर और वेक्टर है यू हमारे पास, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करना चाहिए वेक्टर स्पेस में, वी सेट में बिलोंग करना चाहिए। एडिशन के 5 एक्सियम्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के 5 एक्सियम्स को जो भी सेट सेटिस्फाई करेगा वो सेट वेक्टर स्पेस बन जाएगा। एडिशन के 5 एक्सियम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोजर लॉ। कुछ किताबें जो हैं उनमें क्लोजर लॉ को नहीं लिखा जाता क्योंकि क्लोजर लॉ बाय डेफिनेशन होल्ड करता है। एडिशन ऑपरेशन डिफाइन होने का या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डिफाइन होने का यही मतलब है कि इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। हम भी क्लोजर लॉ को अलहदा से नहीं लिखते क्योंकि एडिशन ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। तो हम एक्सियम्स पढ़ेंगे एडिशन के 4 और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के 4 एक्सियम्स। ये 4 एक्सियम्स क्या हैं? एडिशन का पहला एक्सियम या उसकी प्रॉपर्टी ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि कोई से दो नंबर्स x प्लस वाई हैं, अगर बेशक x पहले लिख लें और y बाद में, या y पहले लिख लें x बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये कहता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह हमारा एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम x प्लस वाई को पहले दो नंबर्स को पहले प्लस कर लें या फिर आखिरी दो को पहले प्लस कर लें और थर्ड को बाद में, फर्स्ट वाले को बाद में प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका आंसर सेम आता है। थर्ड एक्सियम ये है कि किसी वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी ज़रूर बिलोंग करनी चाहिए, यानी ज़ीरो ज़रूर बिलोंग करना चाहिए। ज़ीरो क्या है? वेक्टर है, स्केलर नहीं है। फोर्थ वन है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर वी को बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स यानी इसका नेगेटिव वेक्टर भी ज़रूर मौजूद होना चाहिए सेट में, माइनस यू भी बिलोंग करना चाहिए वी में। तो ये 4 हो गई एडिशन की प्रॉपर्टीज़। इन सब को मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि वी प्लस इज़ अबिलियन ग्रुप, क्योंकि अबिलियन ग्रुप की भी यही प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनमें क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स बिलोंग करता है। तो आप इन पांचों की जगह या चारों की जगह सिर्फ एक प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं, वी प्लस इज़ अबिलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पहली और वेक्टर स्पेस की 5वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि फील्ड से एक एलिमेंट लेना है और वी से एक एलिमेंट लेना है x। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए। गौरतलब बात यह है कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती तो लिखा होता कि 1 बिलोंग्स टू v होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 1 बिलोंग्स टू f अगर हो और x बिलोंग्स टू v हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर हम दो नंबर्स लें फील्ड में से और एक वेक्टर लें v में से तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहले बेशक हम फील्ड के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लें और बाद में वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। अभी हम इन डिटेल इनको एग्जांपल्स में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको डीपली नहीं बताया। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर v एक वेक्टर स्पेस है तो वो किसी फील्ड f पे बनेगी और
फील्ड मोस्टली रियल या कम्प्लेक्स नंबर्स की ही लेते हैं। वेक्टर स्पेस में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या चीज़? वेक्टर स्पेस एक फील्ड में बनती है, उस पर एडिशन ऑपरेशन डिफाइन होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। The elements of the field F are called scalars and the elements of vector space V are called vectors. अब हम वेक्टर स्पेस की एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने गौर से देखना है कि वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइन हुई है, फील्ड क्या है, एडिशन कैसे डिफाइन हुई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन हुई है। फील्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स फील्ड से लिए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, हमारी वेक्टर स्पेस किस तरह की है? R³ जिसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हैं, जिस तरह आपने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़े होंगे R2 में। इस लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट से। इसका मतलब सिर्फ ये है कि XYZ तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों जो हैं वो इनका ऑर्डर तब्दील नहीं हो सकता, यानी YXZ इस तरह करके नहीं लिख सकते, वरना कोई और नंबर बन जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि ये R2 प्लेन होता है, इसी तरह ये R3 स्पेस होती है। तो हमने V सेट देख लिया, वो R³ के इक्वल है, फील्ड R के इक्वल है। अब हमें ये देखना है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन हुई है। तो एडिशन तो बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन हुई है, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, x1 x2 ऐड हो जाएंगे, y1 y2 ऐड हो जाएंगे और z1 z2 ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल तरीके से ही डिफाइन हुई है। अगर हमारे पास u एक वेक्टर है x y z के इक्वल, तो a को सब के साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एडिशन वाले ऑपरेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को या उस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें वेक्टर स्पेस के 4 एक्सियम्स को चेक करना है कि वो होल्ड कर रहे हैं या नहीं। क्लोजर लॉ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वेल डिफाइंड है और एडिशन ऑपरेशन की डेफिनेशन में ही आ जाता है। एडिशन ऑपरेशन के डिफाइंड होने का यही मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। इसलिए हम कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि जिस सेट को हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, वहाँ से हमें चाहिए 2 एलिमेंट्स। यहाँ से 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, u1 और u2 ले लेते हैं। u1 प्लस u2 किसके इक्वल होना चाहिए? u2 प्लस u1 के इक्वल। अगर u1 और u2 हमारे पास हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इनको प्लस करके आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। अब हम x2 को पहले लिख लेंगे और x1 को बाद में, तो ये बन जाएगा x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 और z2 प्लस z1। इसको अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर इस तरह लिखा हो तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में लिखा हो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उस इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। x2 y2 z2 को अलग करके लिख लेंगे और x1 y1 और z1 को भी अलग करके लिख लेंगे। इसकी जगह लगा देंगे u2 और इसकी जगह लगा देंगे u1। यही हमने प्रूव करना था कि u1 प्लस u2 किसके इक्वल होना चाहिए? u2 प्लस u1 के। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया है। अब बारी है हमारे सेकंड एक्सियम यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स लें हम V सेट से, तो u1 प्लस u2 को पहले प्लस करें या फिर u2 और u3 को पहले प्लस करें, आंसर सेम आता है। u1 और u2 और u3 की जगह इनकी वैल्यूज लगा देंगे। u1 की जगह आ जाएगा x1 y1 z1, u2 की जगह आ जाएगा x2 y2 z2 और u3 की जगह आ जाएगा x3 y3 z3। इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम
u1 और u2 को ऐड कर लेंगे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी। फिर से वही एडिशन ऑपरेशन लगाना है, इनको ऐड कर लेना है, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन हमने ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है कि x1 प्लस x2 ऐड हो जाएगा x3 में, यानी पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में और तीसरा कंपोनेंट तीसरे कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2 प्लस z3। आपको याद होगा कि ये एलिमेंट्स x1 x2 x3 हमने फील्ड से लिए थे, यानी फील्ड है यहाँ पे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ना। तो रियल नंबर्स का एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हुए इसको हम ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में x2 और x3 को। याद रखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव करना है r³ में। यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ r लगा रहे हैं, फील्ड का एसोसिएटिव लॉ। अब फिर से इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए, यानी एडिशन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। x1 अलग आ जाएगा, x2 प्लस x3 अलग आ जाएगा, y1 अलग, y2 प्लस y3 इधर, z1 इधर, z2 प्लस z3 इधर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी x2 y2 और z2 को अलग और x3 y3 और z3 को अलग लिख लेंगे, और यही हमने प्रूव करना था। एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सियम की तरफ। थर्ड एक्सियम ये है कि वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए। यहाँ पे हमारी वेक्टर स्पेस है r³। इसमें किस तरह की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, इसमें इस तरह की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में 0 0 0। कन्फर्मेशन भी कर लेते हैं, अगर u प्लस 0 u के इक्वल आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि 0 क्या है, इसकी r³ की एडिटिव आइडेंटिटी भी है और इसमें बिलोंग भी कर रही है। तो हम एक वेक्टर u ले लेते हैं और एक वेक्टर 0 ले लेते हैं। u वेक्टर है x y z के इक्वल और 0 वेक्टर है 0 0 0 के इक्वल। इनको प्लस करने पे क्या आ जाएगा, x प्लस 0 y प्लस 0 और z प्लस 0। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने एडिशन ऑपरेशन ही ऐसे डिफाइन किया है कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करना है, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट में। x प्लस 0 आ जाएगा x, y प्लस 0 y आ जाएगा और z प्लस 0 z आ जाएगा। x y z है हमारा ओरिजिनल वेक्टर u, तो u प्लस 0 u के इक्वल आ गया, इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारी एडिशन ऑपरेशन की आखिरी प्रॉपर्टी, यानी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास u, तो इसका इन्वर्स यानी एडिटिव इन्वर्स यानी माइनस u भी बिलोंग करना चाहिए r³ में। तो हम लेट कर लेते हैं कि u और माइनस u बिलोंग करें r³ में, और हमें प्रूव ये करना है कि u प्लस माइनस u करने से आंसर 0 आता है। u की जगह x y z लगा लेंगे और माइनस u की जगह माइनस x माइनस y माइनस z। और हम एडिशन कैसे करते हैं, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट में, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट में। इनको माइनस करके आ जाएगा प्लस करके, यानी x प्लस माइनस एक्स क्या बनेगा, x माइनस एक्स। तो माइनस करके आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 क्या है, 0 वेक्टर है। ये 0 0 एलिमेंट्स ये फील्ड के हैं। ये वाला आंसर जो आया है ये वेक्टर का आंसर है। ये लॉ भी होल्ड कर गया हमारा। यहाँ गौरतलब बात यह है कि हम मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ खुद से लेट नहीं कर सकते। मैथमेटिशियंस के बारे में गलत ख्यालात और नज़रियात फैले हैं कि वो कोई भी चीज़ खुद से लेट कर लेते हैं। हालांकि हम तब तक वो चीज़ लेट नहीं कर सकते जब तक उसकी एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ या यकीन मौजूद ना हो। जैसे यहाँ पे हमने लेट किया माइनस u है, वो बिलोंग कर रहा है r³ में, और उसके एलिमेंट्स इस तरह के ले लिए माइनस x माइनस y और माइनस z। ये हमने इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं फील्ड से। फील्ड है हमारी यहाँ पे r, और r में इन्वर्स लॉ होल्ड करता है। अगर हम कोई x लें r से, तो उसके लिए माइनस x मस्ट एग्जिस्ट करेगा r में।
इसी तरह y अगर हम लेट करें r से तो उसमें कोई माइनस y मस्ट होल्ड करता है। हमने माइनस एक्स लिया ना, माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई या माइनस जेड माइनस अयोटा डब्ल्यू, इस फॉर्म का तो कोई नंबर नहीं लिया। इस फॉर्म का हम नंबर ले भी नहीं सकते क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये आर में कभी भी नहीं आ सकते। यानी हम सिर्फ वही चीज़ लेट करते हैं जिसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ मौजूद हो। अब बारी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टीज़ की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी और वेक्टर स्पेस की 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि वन डॉट एक्स के इक्वल होना चाहिए। यानी वन लेंगे हम फील्ड से और एक्स या वेक्टर लेंगे कोई भी वी कर लो, वो लेंगे हम आर क्यूब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए वी। तो वन डॉट वी को मल्टीप्लाई करें वन डॉट एक्स वाई जेड। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की थी कि अगर कोई स्केलर है ए तो वो वेक्टर के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के साथ बी, वाई के साथ बी और जेड के साथ भी। तो वन को हम एक्स वाई जेड के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन डॉट एक्स वन डॉट वाई और वन डॉट जेड आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई जेड आ जाएगा जो कि इक्वल है वी के, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब बारी है हमारे वेक्टर स्पेस के छठे एक्सियम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के दूसरे एक्सियम की, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं वेक्टर स्पेस से और एक एलिमेंट लेना होता है फील्ड से, और प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा यू वन प्लस यू टू किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा यू वन प्लस अल्फ़ा यू टू के। यू वन और यू टू की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, और एडिशन हमने कैसे डिफाइन की हुई है कि हर कंपोनेंट को अलग अलग प्लस कर लेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड में और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड में। एडिशन करने के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे डिफाइन किया कि अल्फ़ा को भी हर कंपोनेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे टू को यूज़ करके। ये एलिमेंट्स हैं फील्ड आर के और इनको मिला के बन रहा है वेक्टर। क्योंकि ये आर के एलिमेंट्स हैं तो इन पर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगा सकते हैं जो आर में होल्ड करता है, रियल नंबर्स में होल्ड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं अल्फ़ा के साथ z1 प्लस अल्फ़ा z2। अब हम अगेन एडिशन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए इनको सेपरेट लिख लेंगे। अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 अल्फ़ा z1 अलग लिख लेंगे, अल्फ़ा x2 अल्फ़ा y2 और अल्फ़ा z2 अलग लिख लेंगे, ऐसे करके। फिर यहाँ से हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाना है और अल्फ़ा कॉमन निकाल लेना है। x1 y1 z1 आ जाएगा और यहाँ से भी अल्फ़ा कॉमन x2 y2 z2 आ जाएगा। x1 y1 z1 की जगह लगा देंगे u1 और इसकी जगह लगा देंगे u2। और यही तो हमने प्रूव करना था कि अल्फ़ा u1 प्लस u2 किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फ़ा u1 प्लस अल्फ़ा u2 के, जो कि प्रूव हो चुका। अब हमें प्रूव करनी है वेक्टर स्पेस की आखिरी प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एफ। इसमें फील्ड से यानी रियल नंबर से दो नंबर्स लेते हैं और वेक्टर स्पेस से यानी आर क्यूब से एक एलिमेंट लेना है, और प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यू इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के। तो सॉल्व कर लेते हैं। यू की जगह लगा देंगे एक्स वाई जेड और टू को यूज़ करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं फील्ड के आर के और इसमें आर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा वाई प्लस बीटा वाई और अल्फ़ा जेड प्लस बीटा जेड लगा लेंगे। अब हम वन को यूज़ करते हुए अल्फ़ा एक्स और वन को यानी एडिशन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड को अलग और बीटा एक्स बीटा वाई और बीटा जेड को अलग लिख लेंगे। फिर से हम टू को यूज़ करेंगे, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा एक्स वाई जेड और बीटा कॉमन आ जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को यू लिख लेंगे, इसको भी यू लिख लेंगे, और ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव। नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम वेक्टर स्पेस की एग्जांपल नंबर 2। आपको गौर ये करना है कि वेक्टर स्पेस किस तरह की है, फील्ड क्या है, एडिशन ऑपरेशन कैसे डिफाइन हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन हुई है। तो फील्ड है हमारे पास रियल नंबर्स की
और वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर स्पेस में ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जिनकी डोमेन और रेंज क्या है? R से R में है। गौरतलब बात यह है कि वेक्टर स्पेस में वो सारे फंक्शंस आ रहे हैं जिनकी डोमेन और रेंज R बन रही है, चाहे वो एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर प्लस 1 है, एक्स स्केयर प्लस 2 है, एक्स स्केयर माइनस 1 है, 2x है, 2x माइनस 1 है, या एक्स क्यूब है, या फिर साइन एक्स है, काज एक्स है। जो भी फंक्शंस जिनकी डोमेन है R और रेंज है R, वो सारे फंक्शंस इसमें आ रहे हैं। एडिशन तो सिंपल तरीके से ही डिफाइन हुई है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़े से अजीब तरीके से डिफाइन हुई है। इसमें क्या करना है? अल्फ़ा डॉट एफ इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा के। पहले डोमेन और रेंज को समझ लेते हैं। डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं एक्स की फॉर्म में और रेंज में एलिमेंट्स होते हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे हम रेंज से तो ये ऐड हो जाएगा डोमेन में, एक्स में ऐड हो जाएगा। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देख के लग रहा है कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, उनमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन शायद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में कोई गड़बड़ आ जाए। हो सकता है वो एक्सियम्स सेटिस्फाई ना हो और जो हमारा वी है यानी ये सेट है ये वेक्टर स्पेस ना बने। तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 1 और 2 का, और हम शुरू करते हैं अपनी वेक्टर स्पेस की पहली 4 प्रॉपर्टीज़, जो कि जिनको इन शॉर्ट हम अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। तो वेक्टर स्पेस की एडिशन की पहली 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको चेक करना शुरू करते हैं कि क्या वो होल्ड करती हैं या नहीं, और वो ऑब्वियसली करेंगी क्योंकि यूजुअल एडिशन है और वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लोजर लॉ को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो एडिशन की डेफिनेशन में ही होल्ड कर जाता है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन में ही उसका क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स लें वी सेट से तो इनको प्लस करें, यू पहले लिखें और वी बाद में, या फिर वी पहले लिखें यू बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका आंसर सेम आता है। अब क्योंकि हमारी वेक्टर स्पेस इस तरह की है जिसमें फंक्शंस आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की फॉर्म के, तो हम एफ और जी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं वी के, और हमें प्रूव ये करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी प्लस एफ ऑफ एक्स। एडिशन ऑपरेशन हमने ऐसे ही डिफाइन किया था ना कि एफ ऑफ एक्स अलग हो जाएगा और जी ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, तो वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ के ज़रिए हम जी ऑफ एक्स पहले लिख लेंगे और एफ ऑफ एक्स बाद में। अब आप बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ तो हम प्रूव कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ कम्यूटेटिव लॉ कैसे लगा सकते हैं? तो कम्यूटेटिव लॉ हम प्रूव कर रहे हैं वी के लिए, और ये एलिमेंट्स हैं फील्ड के। फील्ड के एलिमेंट्स कैसे हैं? क्योंकि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है? आर है। तो क्योंकि फंक्शन की रेंज आर है, क्योंकि इस फंक्शन की रेंज आर है, तो इसमें होल्ड कर रहा है ना कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए हम जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को अलग अलग लिख लेंगे। अभी ये स्केलर्स हैं, अब ये वेक्टर्स बन जाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने अपना एडिशन ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया। एडिशन ऑपरेशन ये डिफाइन हुआ है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स हो अगर, तो एफ ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, जी ऑफ एक्स अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे? इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी क्या हुआ? एफ प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ आ गया सारी वैल्यूज़ ऑफ आर के लिए, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, यानी अगर 3 फंक्शंस हैं एफ जी एच, वो वी में बिलोंग कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम एफ जी को पहले प्लस करें और एच को बाद में, या फिर जी एच को पहले प्लस करें और एफ को बाद में, तो आंसर सेम आता है। एडिशन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हम एफ प्लस जी और एच को अलग अलग लिख लेंगे एक्स के साथ। इसी तरह एफ और जी को भी एक्स के साथ अलग अलग लिख लेंगे, उसी तरह एडिशन ऑपरेशन 1 को यूज़ करते हुए। अब क्योंकि ये है स्केलर्स, और स्केलर्स में यानी आर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे जैसे कि ये देखा जा सकता है। अब हम 1 को यूज़ करते हुए जी प्लस एच इस फॉर्म में लिख लेंगे।
इसी तरह फिर से 1 को यानी एडिशन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए f प्लस जी प्लस एच लिख लेंगे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करने से पहले हम समझ लेते हैं ज़ीरो फंक्शन क्या होता है। ज़ीरो फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो हर वैल्यू पे आंसर ज़ीरो देता है, यानी हम इसमें 1 पुट करें, x की जगह 2 पुट करें, 3 पुट करें, नेगेटिव नंबर पुट करें, आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। इस वेक्टर स्पेस में ज़ीरो फंक्शन ही एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा। अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम f लेंगे v से और ज़ीरो लेंगे v से। f प्लस ज़ीरो किसके इक्वल आना चाहिए? f के इक्वल आना चाहिए। एडिशन ऑपरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो ज़ीरो ऑफ x की जगह ज़ीरो आ जाएगा। अब क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है r की कि इसमें जो भी प्लस करें ज़ीरो में वही नंबर आंसर आता है, तो f ऑफ x में ज़ीरो प्लस करेंगे तो f ऑफ x आ जाएगा। तो f प्लस ज़ीरो ऑफ x इक्वल आ गया f ऑफ x के, यानी एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। एडिशन ऑपरेशन का लास्ट और वेक्टर स्पेस का फोर्थ एक्सियम ये है कि हर वी सेट के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें उसको प्लस करे तो आंसर ज़ीरो आए। तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, माइनस एफ आर से आर में एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइन होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब एडिशन ऑपरेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसकी जगह लगा देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि इन्वर्स लॉ होल्ड करता है आर में, इसलिए इसकी जगह आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ एक्स ज़ीरो की इक्वल होता है, ये मैंने अभी आपको ज़ीरो फंक्शन को डिफाइन करते हुए बताया है, इसलिए हम ज़ीरो की जगह ज़ीरो ऑफ एक्स लगा देंगे तो एफ़ प्लस माइनस एफ़ ज़ीरो आ जाएगा और इस तरह हमारा इन्वर्स लॉ होल्ड कर जाएगा। अब हम प्रूव करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के एक्सियम्स को। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का पहला एक्सियम और वेक्टर स्पेस का पांचवा एक्सियम ये है कि फील्ड से एलिमेंट लेना है 1 और v से एक फंक्शन लेना है f, इनको मल्टीप्लाई करके f आना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे डिफाइन की है कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें f के साथ तो ये x में प्लस हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन के लिए f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x के इक्वल हो सकता है ये कभी इक्वल हो सकता है या ना हो। इन जनरली ये होल्ड नहीं करता। मैं आपको दो एग्जांपल्स के ज़रिए समझाती हूँ। ये है हमारे पास ज़ीरो फंक्शन और ये है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें दो वैल्यूज़ लेंगे डिफरेंट, f ऑफ 1 और f ऑफ 2, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन इस फंक्शन में दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। f ऑफ 1 पे 1 आ रहा है, f ऑफ 2 पे 2 आ रहा है। हमें एक एक्सियम ऐसा मिल चुका है जो होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये सेट v वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी कंडीशंस बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए, वरना हमें मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर स्पेस का छठा लॉ ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, यानी हम लें अगर फील्ड से दो एलिमेंट्स अल्फ़ा बीटा और वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट लें f, तो इनको मल्टीप्लाई करके बीटा f को मल्टीप्लाई करें और बाद में अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं कि ये एक्सियम होल्ड करता है या नहीं। बीटा को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x में बीटा प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा को जब f ऑफ x प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा भी इसमें प्लस हो जाएगा। लेकिन बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं होता। अगर ये इसके इक्वल हो जाता तो हमारा ये एक्सियम होल्ड कर जाता, ये इसके इक्वल हो जाता और ये इसके इक्वल हो जाता अल्फ़ा बीटा डॉट f ऑफ x के। लेकिन मसला क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी फेल हो जाएगी। अब हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन। याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दो हैं, एक है वेक्टर एडिशन का और एक है स्केलर एडिशन का। सब बुक्स में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन वी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एफ। कुछ बुक्स में लिखा जाता है, ज़्यादातर ये लिखा जाता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि हमने दो वेक्टर्स लेने हैं और एक स्केलर लेना है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा डॉट एफ प्लस जी करेंगे तो आंसर आना चाहिए अल्फ़ा डॉट एफ प्लस अल्फ़ा डॉट जी। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये एक्सियम होल्ड करता है या नहीं। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे एफ प्लस जी से तो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स में अल्फ़ा प्लस हो जाएगा, एफ प्लस जी एक्स प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमारी वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन हुई है कि हम एफ और जी को अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। और फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लॉ को यूज़ करते हुए एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह हम लगा सकते हैं अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ एक्स और जी एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह लगा सकते हैं अल्फ़ा डॉट जी ऑफ एक्स, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एफ होल्ड करता है या नहीं। इसमें हमें लेने होते हैं दो स्केलर्स और एक वेक्टर। हमें प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा डॉट एफ ऑफ एक्स के। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये होल्ड करता है या नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स में प्लस हो जाएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते। जब हम इनको सेपरेट करके नहीं लिख सकते तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है, तो ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है। तो रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके 8 एक्सियम्स पढ़े हैं और एक एग्जाम्पल सॉल्व की उस सेट की जो वेक्टर स्पेस बन रहा था, और एक एग्जाम्पल उसके बाद देखी जो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।